हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, आपके सामने वापस उपस्थित हुआ हूं। दिल्ली सरकार में कार्यरत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सेंटर ऑफ नरेंद्र पर। आज हम जो बात करेंगे वो 29 तारीख की सूजस के बारे में बात करेंगे। उसकी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, जो मैं समझता हूँ काफी दिन से इस बारे में मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, और काफी एक इम्पोर्टेंट योजना है जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ये बेसिकली जो गरीब और जो असहाय परिवारों में जो लड़कियां जन्म लेती हैं, उनकी आर्थिक सहायता के लिए राजस्थान सरकार ने ये योजना चलाई हुई है। और इसमें जो जो उद्देश्य है योजना का वो यही है कि बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित किया जाए, बालिकाओं का समग्र विकास हो, बालिकाओं को उच्च शिक्षा मिले, बाल जो विवाह है उससे उनको छुटकारा मिले। और किस तरीके से छुटकारा मिलेगा, किस प्रकार से गवर्नमेंट सहायता देगी, कैसे इसमें कितने लाख रुपए मिलते हैं, ये इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो आइए हम चलते हैं योजना पर। इस योजना का नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। एक्चुअली ये 1 अगस्त 2024 से चली हुई है। पहले इसका जो नाम था वो राजश्री योजना था। अब इसका नाम लाडो प्रोत्साहन योजना कर दिया। कब से कर दिया? 1 अप्रैल 2025 से। लेकिन जो लाभ मिलेगा वो उन लड़कियों को मिलेगा जो 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी हो। उन सभी लड़कियों को लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं, जो इसमें सहायता राशि है वो भी 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख तक कर दी गई है। और जो विभाग इस योजना को देखता है, उस विभाग का नाम है महिला और बाल विकास विभाग। अब बात करते हैं इसकी पात्रता की, कि क्या पात्रता होनी चाहिए, कौन सी लड़कियों को इसमें लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो वो राजस्थान के निवासी होनी चाहिए, उसकी माँ, बेटी जो भी है वो राजस्थान के निवासी होनी चाहिए। दूसरी इसमें पात्रता ये होनी चाहिए कि जो जननी सुरक्षा योजना के तहत जो सरकार के अधिकृत जो हॉस्पिटल हैं उनमें ही उसकी डिलीवरी होनी चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल्स में उसकी डिलीवरी होनी चाहिए, उनको लाभ मिलेगा। और इसका जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो एएनसी मतलब एंटी नेटल चेकअप के दौरान ही इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और अब तक 1.77 लाख से ज्यादा लड़कियों को इसमें एनरोल कर लिया गया है, और उनको लाभ गवर्नमेंट ने किस्तें जारी कर दी गई है। जो इसके दस्तावेज चाहिए, क्या क्या इस पे इंपॉर्टेंट दस्तावेज चाहिए, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस में आधार कार्ड चाहिए मदर और फादर का दोनों का, जन आधार कार्ड चाहिए, स्थायी निवासी जैसे इसमें कंडीशन है कि राजस्थान का निवासी होना चाहिए तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ में टीकाकरण सेट होना चाहिए कि इम्यूनाइजेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ। जो गवर्नमेंट जो टीके लगाती है 1 साल के दौरान जो भी टीके लगते हैं तो वो हुआ है या नहीं हुआ। साथ में बैंक बैंक का जो अकाउंट है उसकी डिटेल, और साथ में कुछ फोटो। तो ये तो बात हुई कौन सी कितनी राशि है, कब से शुरुआत हुई, क्या नाम हुआ। अब हम बात करते हैं इसकी किस्तों की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसमें 7 किस्तें दी जाती हैं लाडो प्रोत्साहन योजना में। जो पहली किस्त होती है, किस्तों को मैंने इस तरह से टेबल में दिखाया है ताकि समझने में आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। जो पहली किस्त है वो 5,000 की होगी, ये जन्म के समय मिलेगी। और जो इसको विभाग देता है वो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एएनसी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एंटीनेटल चेकअप के दौरान जो गर्भवती महिला सरकारी हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में जाती है तो वहां उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग इस चीज को कंफर्म करके और ओजस पोर्टल के माध्यम से ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट में कर दिए जाते हैं। तो दोनों जो दूसरी किस्त है और पहली किस्त है ये चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग करता है, क्योंकि एक तो डिलीवरी हॉस्पिटल्स में होनी चाहिए, और ये जो मिलेगा जो इम्यूनाइजेशन चार्ट, जैसे इसमें लिखा है कि टीकाकरण का चार्ट भी चाहिए। तो 1 वर्ष तक जो टीके लगते हैं वो टीके लगवा लिए हैं, तो ये चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के पास सारा डाटा होता है, वो 5,000 के रुपए इसमें ट्रांसफर कर देगा। तीसरी किस्त जो होती है वो 10,000 रुपए की होती है। ये कब मिलती है? ये फर्स्ट क्लास में जब बच्ची एडमिशन लेती है उस समय मिलती है। चौथी होती है जो 15,000 की होती है जब बच्ची 6th क्लास में मिलती है, 6th क्लास में एडमिशन लेती है। पांचवी 20,000 रुपए की होती है जब बच्ची 10th क्लास में एडमिशन लेती है। छठी 25,000 रुपए की होती है जब 12th क्लास में एडमिशन लेती है। और सातवीं 70,000 रुपए की होती है जब वो स्नातक पास कर चुकी होती है या फिर 21 वर्ष की हो चुकी होती है, तब उसको 7वीं किस्त जारी की जाती है।
तो जैसे हमने देखा इसको याद इस तरह से करना, 10 दूना 20, 10वीं में पढ़ती है तो 20,000 रुपए, 12 दूना 24 और एक 25, 12वीं में पढ़ती है तो 25,000 रुपए, इस तरीके से। और दोनों 5-5 हजार की पहली और दूसरी किस्त, इस तरीके से इसको याद करना है। कौन सा विभाग देखता है, जैसे मैंने पहले बताया, पहली और दूसरी तो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग देखेगा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी यहाँ तक स्कूलों के माध्यम से मिलता है, क्योंकि स्कूल में बच्ची पढ़ रही होती है और सारी डिटेल होती है, तो स्कूलों के माध्यम से डीबीटी उनको हो जाता है। और जो 7वीं किस्त है 70,000 रुपए की, 7 से 70, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 7 से 70। और 7वीं किस्त जो 70,000 रुपए की मिलती है वो स्नातक और 21 वर्ष होने पर मिलती है, और ये उच्च शिक्षा विभाग उसके वेरीफाई करता है कि बच्चे ने स्नातक कर लिया है, तो उसको फिर 7वीं किस्त मिलती है। साथ में एक कंडीशन ये भी है कि 7वीं जो किस्त मिलती है वो बालिका के खाते में ट्रांसफर होती है, और जो पहली से छठी तक जो किस्त मिलती है वो अभिभावक को मिलती है। उद्देश्य मैंने बता दिया कि बालिका के समग्र विकास के लिए, बालिका जन्म को प्रोत्साहन के लिए, साथ में बाल विवाह रोकने के लिए, ये भी एक उद्देश्य लिखा जा सकता है। इसमें बड़े सिस्टमेटिक तरीके से गवर्नमेंट पैसे दे रही है कि छठी में एडमिशन लेगी, 10वीं में, 12वीं में, स्नातक, तो प्रॉपर 21 वर्ष तक उसको आर्थिक जो सहायता गवर्नमेंट की तरफ से प्रदान की जा रही है। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये पूछ सकता है कि लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ किस डेट के बाद वाली लड़कियों को मिल रहा है, तो 1 अगस्त 2024 के जन्म के बाद वाली लड़कियों को मिल रहा है। दूसरे, इसका पूर्व नाम क्या था, राजश्री योजना, कब से इसका नाम परिवर्तन कौन सी डेट को किया गया, ये भी पूछ सकता है। ये है 1 अप्रैल 2025 से। विभाग पूछ सकता है महिला और बाल विकास विभाग। सहायता राशि 1 से 1.5 लाख रुपए। पात्रता में से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। पात्रता में से जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे ईओआरओ में, आरएस में, उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो छोटे एग्जाम है, राजस्थान पुलिस है, वीडियो है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उनमें ये पात्रता से, दस्तावेज से क्वेश्चन बनने की संभावना कम रहती है। जनरली वो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछता है। तो ये जो 7 किस्तें हैं, ये उद्देश्य है। आरएस मेंस में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। लाडो प्रोत्साहन योजना 50 शब्द में भी पूछ सकते हैं और 20 शब्द में भी पूछ सकते हैं। अब मुझे जो इसमें 1-2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो रेज हुए, वो ये हुआ कि कोई इसमें आर्थिक कंडीशन है क्या, कोई इनकम वाला, तो मुझे इसकी डिटेल नहीं मिली। और मुझे तो यही मिला कि जो बच्चियां ये पात्रता रखती हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्म हुआ, राजस्थान की निवासी है, तो उन सबको मिलेगा। और संख्या भी निर्धारित नहीं है कि 2 बच्चियों तक मिलेगा या फिर कितने तक मिलेगा, तो वो भी इसमें वो नहीं है। तो ये दोनों चीजें मुझे नहीं मिली, और यही मिला कि बस ये पात्रता अनिवार्य होनी चाहिए, और ऐसा कोई इनकम क्राइटेरिया या फिर बच्चियों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। तो आज के लिए इतना ही। आपने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू। किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अब देखते हैं फ्रेंड्स, जो 28 तारीख की, जो 29 तारीख की जो सूजस की बात कर रहे थे, जिसमें हमने लाडो प्रोत्साहन योजना देखी थी, आप सभी ने देखा कि वो कितनी इम्पोर्टेंट योजना है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई, और उसमें किस तरीके से 7 किस्तों के माध्यम से 1.5 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे थे। आगे चलते हैं। दूसरी जो खबर थी सूजस में, वो ये थी कि जो अभी मुख्यमंत्री जी ने महाराणा प्रताप जी का, राणा पुंजा जी का और माता पन्ना धाय का, तीनों की मूर्ति का माल्यार्पण किया था, और जो उनका उद्घाटन किया था। तो इसी क्रम में हम महाराणा प्रताप जी के बारे में देखते हैं कि उनसे रिलेटेड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाराणा प्रताप जी का जन्म कहाँ हुआ था। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंता बाई था, पत्नी का नाम अजबदे पंवार था, और पुत्र का नाम अमर सिंह प्रथम था। तो ये तो महाराणा प्रताप जी का इंट्रोडक्शन है। कई बार कुछ छोटे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनका जन्म कब हुआ था, 9 मई 1540 को। अब उनके 2 युद्धों के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हैं और जिनसे क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि किस किस के मध्य हुआ, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कर्नल टॉड ने किस युद्ध को क्या कहा।
हालांकि हम बात करेंगे कि किस किस के मध्य हुआ, कौन जीता, क्या हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध, ये 18 जून 1576 को लड़ा गया और इसमें जो अकबर की तरफ से मान सिंह जी थे और जो महाराणा प्रताप जी की तरफ से हाकिम खां सूरी थे। तो ये एक मतलब एक तरीके से एक विचित्र घटना ही थी कि जो मुसलमान था उनकी तरफ से तो हिंदू सेनापति प्रतिनिधित्व कर रहे थे और जो हिंदू राजा था उनकी तरफ से मुस्लिम सेनापति प्रतिनिधित्व कर रहे थे हकीम खां सूर जी। और ये युद्ध अनिर्णायक रहा और इस युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड जो कि राजस्थान के इतिहासकार हैं उन्होंने इसको थर्मोपल्ली कहा। क्यों कहा थर्मोपल्ली? क्योंकि ऐसी ही एक सकड़ी घाटी थी यूरोप में भी और उसी को एग्जाम्पल उसी को देखते हुए और ये हल्दी घाटी का युद्ध भी एक सकड़ी घाटी में लड़ा गया। तो इसीलिए कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा था। ठीक है, दूसरे युद्ध की बात करते हैं, दिवेर का युद्ध। ये 1582 में लड़ा गया था और इसमें अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के विरुद्ध दोनों अमर सिंह फर्स्ट और उधर से जहांगीर जी मुगल से की तरफ से जहांगीर जी थे और इधर अमर सिंह फर्स्ट जी थे। तो दोनों के मध्य युद्ध हुआ और इसमें अमर सिंह फर्स्ट की विजय हुई और मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है क्योंकि इसमें जो राजपूत शासक थे अमर सिंह फर्स्ट जी, तो उनकी सेना कम थी, मुगल सेना बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी वो विजय प्राप्त किए और इसीलिए कर्नल जेम्स टॉड ने इसको मेवाड़ का मैराथन कहा। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। अब बात करते हैं शिष्टमंडल की। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, शिष्टमंडल कौन से शिष्टमंडल में कौन गया था। एक्चुअली जो अकबर था मुगल राजा, तो उसने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 बार शिष्टमंडल भेजे, 4 बार लोगों को समझाने के लिए भेजा कि महाराणा प्रताप हमारी अधीनता स्वीकार कर ले और उसको हम बहुत सारा धन देंगे, बहुत साम्राज्य देंगे। लेकिन महाराणा प्रताप जी स्वाभिमान के पुजारी थे और उन्होंने कभी, इसलिए उनको स्वतंत्रता के अग्रदूत भी कहा जाता है। उनका नाम है स्वतंत्रता के अग्रदूत, राजपूतों का शेर, क्योंकि उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। सारा जीवन उन्होंने कठिनाइयों में बिता दिया लेकिन कभी भी उन्होंने अकबर की जो वो थी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब शिष्टमंडल की बात करते हैं, इसके लिए एक टर्म है जमा बाटो। जैसे जलाल खां कोरची आया था सबसे पहले महाराणा प्रताप जी को समझाने, दूसरे नंबर पे आए थे मान सिंह जी, तीसरे नंबर पे आए थे भारमल और चौथे नंबर पे आए थे टोडरमल। तो जैसे जलाल खां, मां से मान सिंह, भा से भारमल, टो से टोडरमल। और इनके जो नाम थे, अन्य नाम मैंने बता दिए, ये स्वतंत्रता के अग्रदूत थे महाराणा प्रताप जी और राजपूतों के शेर थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 शिष्टमंडलों में से कि तीसरे शिष्टमंडल में कौन गए थे, तो भा से भारमल गए थे, चौथे में कौन गए थे, टोडरमल जी गए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। दिवेर के युद्ध को क्या कहा कर्नल जेम्स टॉड ने, तो मेवाड़ का मैराथन कहा। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। इस तरीके के क्वेश्चन। और यदि करंट में से क्वेश्चन उठाएगा तो महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की घोषणा हुई है, बजट में 250 करोड़ रुपए इसमें लगाए जाएंगे और इसमें खेल का और प्रशिक्षण का जो कोच है, कोच का खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा उच्च स्तर का। और इसमें घोषणा हुई है कि 250 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट का ये बनता है, महाराणा प्रताप सर्किट बन रहा है, टूरिस्ट सर्किट। जो भी महाराणा प्रताप जी का जो जन्म स्थल है, कहाँ कहाँ उन्होंने कैसे संघर्ष किया, कहाँ कहाँ युद्ध लड़े गए, उनके बेसिस पे एक टूरिस्ट सर्किट का निर्माण हो रहा है। उसमें चावंड है जो महाराणा प्रताप जी की अंतिम राजधानी थी, चावंड हल्दी घाटी में जो युद्ध लड़ा गया, गोगुंदा जहाँ पे उन्होंने ताजापोशी की, जहाँ पे सिर पे उनको ताज पहनाया गया, और कुंभलगढ़ जहाँ जन्म हुआ, दिवेर का जहाँ युद्ध लड़ा गया, और उदयपुर, इन सब चीजों को मिला के इनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा स्थान महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट में नहीं आता है। यदि कोई टिपिकल क्वेश्चन पूछे तो कुछ भी, जैसे इनके अलावा कुछ भी ऑप्शन में दे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा महाराणा प्रताप सर्किट में नहीं आता। तो ये दोनों करंट के क्वेश्चन है, ये उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो इसमें जो हम सूजस में देख रहे हैं वो करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी कवर करते जा रहे हैं। करंट का पोर्शन बहुत लिमिटेड होता है, स्टैटिक हमें कवर करना ही पड़ेगा यदि हमें एग्जाम क्लियर करनी है। तो एक न्यूज थी कि भ्रष्टाचार, जो 29 तारीख की जो सूजस थी उसमें यह था कि भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत, ये इंपॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम कौन से वर्ष लाया गया, तो 2018। ऑप्शन में दे देंगे 2017, 16, 19, तो 2018 याद रखना। इसके तहत अभी मुख्यमंत्री जी ने 16 प्रकरणों का निस्तारण किया है, और जो 16 जो प्रकरण थे, लंबित प्रकरण थे, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। और उन्होंने 16 फाइलों का एक तरह से निस्तारण किया है कि इन फाइलों में ये एक्शन ले लीजिए। 5 फाइलों को वापस दोबारा से चेक करने के लिए भेजा है। एक अहिल्याबाई होलकर जी थे, अहिल्याबाई होलकर जी थी, इनको देवी की उपाधि प्राप्त थी। ये महाराणा प्रताप, वो मराठा साम्राज्य की महारानी थी, और इन्होंने क्या, कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया था, शिवालयों का निर्माण करवाया था, अन्न के लिए जगह जगह वो खोले थे, और जल के लिए जगह जगह प्याऊ खोले थे। तो इस कारण से समाज ने इनको देवी की उपाधि दी, और इन्हीं की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। इनका जो जन्म था 31 मई 1725 को था, और 1725 से हम देखेंगे तो 1825, 1925 और 2025 300वीं जयंती मनाई जा रही है। इनको देवी की उपाधि थी। और जो अभी जो जल स्वावलंबन पखवाड़ा मनाया जा रहा है 5 जून से और 20 जून तक, तो उसी के तहत, क्योंकि इन्होंने भी कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया था, तो इनका भी जल संरक्षण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट इनकी भी जो इनके विचार थे उनको जनमानस में जागृत करेगी, और जनमानस को इनके बारे में बताएगी। जैसे मैंने बताया कि मराठा साम्राज्य की रानी थी, और कुओं और बावड़ियों का निर्माण करवाया था। और मराठा साम्राज्य के एक शासक थे मल्हार राव होलकर, उनके पुत्र थे खंडेराव जी, उनकी पत्नी थी अहिल्याबाई होलकर। इनको इनके कार्यों की वजह से देवी की उपाधि मिली थी। तो आज के लिए इतना ही। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। आपने मुझे सुना उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।